Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover other remaining topics of microeconomics. So let's begin the class. In the last video we have discussed price elasticity of demand. Now we are going to see total expenditure method by Marshall. Okay. So total expenditure method of measuring elasticity. इसका core idea क्या था कि इसमें हम क्या देखते हैं, watch what happened to total spending when price changes. Okay, means कि हम total expenditure method में ये देखते हैं कि price बदलने पर total spending कैसे बदलता है. ठीक है, इस चीज को हम इसमें देखते हैं. और टोटल स्पेंडिंग किसके बराबर होता है? टोटल स्पेंडिंग होता है इक्वल प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू. ओके, तो हम इसमें क्या देखते हैं, वॉच व्हाट हैपन टू टोटल स्पेंडिंग व्हेन प्राइस चेंजेस. प्राइस के बदलने पर टोटल स्पेंडिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, या प्राइस के बदलने पे टोटल स्पेंडिंग कैसे बदलता है, ये इसका कोर आइडिया है. ठीक है, इफ स्पेंडिंग एंड प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन डिमांड इज इलास्टिक. मीन्स कि अगर स्पेंडिंग एंड प्राइस जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के चल रहे हैं तो डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है. ठीक है, ओके. अब हम इसमें तीन केसेस देखते हैं. वो तीन केसेस कौन कौन सी है? इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि पहला केस तो ये होगा कि जब अपोजिट मूवमेंट होगा. ठीक है, अपोजिट मूवमेंट होगा तो क्या होगा, डिमांड इलास्टिक होगी. ठीक है, इलास्टिक होगी, जिसमें प्राइस और जो प्राइस की डायरेक्शन है और आपकी स्पेंडिंग की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक, दूसरा केस आएगा जब सेम मूवमेंट होगा, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी. तो सेम मूवमेंट के केस में क्या होता है कि इनइलास्टिक होती है डिमांड. ठीक है, इनइलास्टिक. एंड द थर्ड केस विल कम कि प्राइस नो चेंज होगा, नो चेंज होगा, तो उस केस में यूनिट इलास्टिक होगा. ठीक है, तो ये तीन केस हमें ध्यान रखना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में. एक अपोजिट मूवमेंट होता है जिसमें इलास्टिक होता है. ठीक है, और एक जो है सेम मूवमेंट होता है जिसमें डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है और नो चेंज पे यूनिट इलास्टिक होती है. ठीक है, अच्छा, ये तीन केसेस जो होते हैं उसमें कंडीशन क्या बैठती है कि जो प्राइस है, पहला केस ऐसा होगा, पहला केस ये होगा, ये प्राइस जो है आपकी राइज होती है. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के राइज होने से क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, इलास्टिक का केस. ठीक, इलास्टिक डिमांड जहाँ पे ईडी जो है ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, क्वांटिटी यहाँ बहुत गिरती है और स्पेंडिंग इसकी वजह से कम हो जाता है. ठीक है, ये हमने देखा ना अपोजिट मूवमेंट वाला केस. जो अपोजिट मूवमेंट में क्या है कि स्पेंडिंग एंड प्राइस जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. वो किस वजह से होता है? क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, उसके कारण जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट जाता है. ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर घटता है तो हमारी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है प्राइस के बढ़ने पे. वो तो हमने बताया था ना, इलास्टिसिटी हम कैसे देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने घटने से कितनी सेंसिटिविटी है हमारे डिमांड में. तो वो देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है हम इतने सेंसिटिव हैं कि हम अपनी डिमांड को इलास्टिक रख रहे हैं, मतलब हम तुरंत बदल जा रहे हैं. ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा तुरंत डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हम खर्च करना कम कर देते हैं. ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से उस गुड पे खर्च करना कम कर दिया तो हमारी डिमांड जो है इलास्टिक हो गई. और इस वजह से यहाँ पे जो हम शो करते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किससे ग्रेटर देन 1 होगी. यहाँ पे क्वांटिटी बहुत गिरती है और स्पेंडिंग कम रहती है. ठीक है, अब दूसरा केस हमने डिस्कस किया सेम मूवमेंट का. ठीक है, तो सेम मूवमेंट में मींस क्या है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इसके साथ साथ इंक्रीज होता है. और ये केस क्या बन जाती है, इन इलास्टिक की और सेम मूवमेंट की. इन इलास्टिक कह लो या सेम मूवमेंट. ठीक है, सेम मूवमेंट. क्यों सेम मूवमेंट? कि जो प्राइस है और स्पेंडिंग है दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. प्राइस भी, स्पेंडिंग भी. स्पेंडिंग मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर. ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम मूवमेंट हो रही है. इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी कम गिरती है प्राइस के मतलब इंक्रीज होने पे. इनफैक्ट क्या होता है कि स्पेंडिंग बढ़ ही जाती है. ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो भी. जैसे लग्जरी गुड की बात कर लो, एग्जांपल में ले लो, अगर उसकी प्राइस जितनी बढ़ती है वो लग्जरी होता है और जो लोग एंजॉय करते हैं लग्जरी, दे विल बाय दैट थिंग मोर और अदरवाइज सेम. ठीक है, ओके. सो थर्ड जो है नो चेंज की बात करते हैं हम लोग. नो चेंज में क्या होता है थर्ड केस में कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है,
और उसके कारण क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रह रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर जो हम स्पेंडिंग है वो सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट इलास्टिक होता है। ठीक है, इस यूनिट इलास्टिक की सिचुएशन आती है ईडी इक्वल टू 1। ठीक है, हमने अपना बजट बना रखा है कि हम 100 रुपीज इस गुड पे खर्चा करेंगे, तो हम 100 रुपीज ही कर रहे हैं, चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, हमें क्वांटिटी कम ही क्यों ना मिल रहा, बट हम सेम कर रहे हैं, हम कम भी नहीं कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। ओके, दैट इज द केस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिक की। ठीक है, तो हमने क्या देखा टोटल एक्सपेंडिचर में, टोटल एक्सपेंडिचर हमें क्या बताता है कि प्राइस बदलने पर टोटल स्पेंडिंग कैसे बदलता है। टोटल स्पेंडिंग को हम देखते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी के टर्म में। ठीक है, और जो उसमें 3 केसेस हैं कि एक अपोजिट मूवमेंट है, इलास्टिक अपोजिट मूवमेंट के कारण जो है इलास्टिक डिमांड होती है, और ये जो अपोजिट मूवमेंट है वो होता क्यों है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाती है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाती है, और उसमें जो हम शो करते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। ओके, क्वांटिटी बहुत गिरती है और स्पेंडिंग कम रहती है। ठीक है, कम कर देते हैं हम। सेकंड केस हमने देखा सेम मूवमेंट का, जिसमें इनइलास्टिक डिमांड हो जाती है हमारी, जिसमें प्राइस हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जा रहा है, और इनइलास्टिक हम डिमांड इसके कारण हम करते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक शो हो रही है। ठीक है, प्राइस के गिरने से हम इतने सेंसिटिव नहीं हो रहा है, और उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि वो खिंचाव ही नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसके उसके जो प्राइस के इंक्रीज होने से सेंसिटिविटी ही नहीं है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 ही होगी, तो क्वांटिटी यहाँ कम गिरती है या नहीं गिरती है, और स्पेंडिंग जो है बढ़ जाती है। और थर्ड केस हमने देखा नो चेंज का, जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम है, और यूनिट इलास्टिक जो है इसकी वजह से हमारी डिमांड हो रही है। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि हाउ डज क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू इनकम चेंज। ठीक है, कि कैसे जो है हमारा इनकम चेंज होने पर डिमांड जो है हमारी कैसे बदलती है, ये बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इसमें हमें क्या साइन जो होती है वो बता देंगी कि ये गुड जो है नॉर्मल है या इंफीरियर है। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे, अब देखो इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। ठीक है, कि इनकम चेंज होने पर डिमांड कैसे बदलती है, या डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है जो कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने पे। ठीक है, ये चीज जो है इनकम इलास्टिसिटी मेजर करती है। जैसे कि फॉरन इसमें टाइप देखो, इसमें 2 टाइप से मेजर करती है, पहला है नॉर्मल गुड के टर्म में, एंड दूसरा है इंफीरियर गुड। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं। तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी को पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ईवाई से। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकम जो है इंक्रीज होगी, इनकम अगर इसमें इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इसमें इंक्रीज होता है नॉर्मल गुड के केस में। ठीक है, जनरली हम अक्सर प्राइस में देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड घट जा रही है, वहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है। पर यहाँ पे क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मैं 1000 रुपए कमा रहा था, 50, अब मेरी 5000 रुपए सैलरी हो गई है, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज की डिमांड बढ़ा दूंगा। वो तो मैं पहले इसलिए कंजप्शन कम कर रहा था क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं थी। तो ये केस है कि इसमें नॉर्मल गुड के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है वो 0 से ज्यादा होती है, और इंफीरियर गुड में इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो है 0 से लेस होती है। ठीक है, ये केस होता है इंफीरियर गुड का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरी इनकम जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, तो मैंने नॉर्मल गुड की कंजप्शन बढ़ा दूंगा, लग्जरी गुड की कंजप्शन करने लगूंगा, पर जो इंफीरियर गुड है, जो चीप गुड है, ड्यू टू मैं पैसे की कमी होने के कारण खा रहा था, वो मैं कम कर दूंगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल वो ऑयल का ले लो, अगर मैं पहले मस्टर्ड ऑयल की जगह रिफाइन ऑयल यूज कर रहा था हर जगह, ठीक है, या घी की जगह मैं रिफाइन ऑयल यूज कर रहा था हर जगह, बट जैसी मेरी इनकम बढ़ी, मैंने अपने हेल्थ की बेनिफिट देखी और मैंने रिफाइन को हटा के किसके शिफ्ट हो गया, मैं प्योर घी पे या मस्टर्ड ऑयल पे शिफ्ट हो गया, या ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो गया फॉर माय हेल्थ बेनिफिट। तो इनकम जो है वो यहाँ पे मेजर इफेक्ट डालती है नॉर्मल और इंफीरियर गुड पे। इंफीरियर गुड का हम कंजप्शन इनकम के बढ़ने के कारण कम कर देते हैं, और नॉर्मल गुड का कंजप्शन बढ़ा देते हैं या सेम रखते हैं या लग्जरी पे चले जाते हैं। ठीक है, मेनली नॉर्मल गुड की कंजप्शन हम बढ़ा देते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज देखनी है कि इनकम इलास्टिसिटी जो है हमारी 0 से 1 में हम लोग नापते हैं उसको। ठीक है, तो इनका हमने अभी देखा ना, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 नॉर्मल और इंफीरियर गुड का, पर हम जो है इसको जनरली जो है 0 to 1 के बीच में देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और एक चीज देखें कि एंजल्स लॉ के बारे में। एंजल्स लॉ क्या होता है कि एंजल्स लॉ जो है स्टेट दैट एज ए इनकम राइजेस, प्रपोर्शन जो हम स्पेंड कर रहे हैं फूड पे वो फॉल हो जाती है, विच हैज बीन एम्पेरिकली वेरीफाइड अक्रॉस कंट्रीज। देखो एंजल लॉ बेसिकली जो है वो एम्पेरिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। ठीक है, इसका ये इसमें ये कहना होता है कि जैसे जैसे हम हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम फूड का प्रोपोर्शन कम कर देते हैं, कितना ही खर्च कर लेंगे। अगर मेरी 10 लाख के पैकेज लग गई, पहले मेरी 50,000 की लग रही थी तो मेरा 30,000 ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो जा रहा था। मेरा बेस्ट 30,000 एक्सपेंस था जिसपे मैं अपनी एक क्वालिटी फूड कंज्यूम कर पा रहा था। ठीक है, जैसे ही मेरी इनकम 10 लाख हो गई तो मैं 10 लाख के साथ क्या करूंगा, मैं 10 लाख के साथ तो नहीं 10 लाख के इनकम होने के बाद मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि मैं 5 लाख का फूड पे ही खर्चा कर दूं। ठीक है, कितनी क्वालिटी फूड मैं खा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। तो 10 लाख के कंपैरिजन में 1 लाख पे फूड पे अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो दैट नॉट प्रोपोर्शनली इंक्रीज ना, इनकम के हिसाब से तो मेरा नहीं मतलब स्पेंड में फूड खरीदने की या खाने की एक लिमिट है मेरी, मैं उतना ही खर्च करूंगा उस पे, उतनी चीज उतने में ही मुझे एक सफिशिएंट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और क्वालिटी गुड मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी हम 9 lakhs का क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, तो वही ये एम्पेरिकली वेरीफाइड है, एंजल लॉ यही बताता है कि इनकम जैसे राइज होती है हम प्रोपोर्शन जो है खाने वाली चीजों पे इनकम के प्रोपोर्शन में कम खर्च करते हैं। ठीक है, बाकी हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पे। इसका कोर आइडिया क्या है कि how does demand for one good respond to the price of change of another good। ठीक है, मींस एक गुड की डिमांड जो है दूसरे गुड की प्राइस पर डिपेंड करती है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही कहता है कि एक गुड की डिमांड जो है वो दूसरे गुड की प्राइस पर डिपेंड करती है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, पहला टाइप है एक सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, एंड दूसरा जो है टाइप क्या है, दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड में हम जो इलास्टिसिटी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 0 होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 0 होती है। ठीक है, सिमिलर केस इलास्टिसिटी मान लो इनकम वाले में हम क्या देख रहे थे कि ग्रेटर देन 0 किसमें है, नॉर्मल गुड की कंडीशन में, इंफीरियर में लेस देन 0 है। तो बस ऐसे ही याद रख लेना कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट की ग्रेटर देन 0 है एंड कॉम्प्लीमेंट्री की लेस देन 0 है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब होती है। ठीक है, क्यों क्योंकि आप क्या करते हो कि जैसी प्राइस टी की बढ़ती है आप कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 0 है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्यों लेस देन 0 है, क्योंकि जो है आप कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, तो इसमें कितना क्या ही शिफ्ट कर लोगे, कार में क्या डाल दोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो इन इलास्टिसिटी शो करती है जनरली, इस वजह से क्या है इसकी इलास्टिसिटी जो है लेस देन 0 है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं मार्शल डिमांड फंक्शन के बारे में। मार्शल डिमांड फंक्शन को अनकंपनसेटेड डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्शल डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन ये एक ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। ठीक है, जो कि डिराइव होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। ओके, तो मार्शलियन डिमांड कर्व एक ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है जो कि डिराइव कहाँ से होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। ओके, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से मार्शलियन डिमांड कर्व आया है। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करे फॉर्मूला में तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमाइज यू सब एक्स वाई, ओके, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट है। तो बजट कंस्ट्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बजट कंस्ट्रेंट को पी एक्स प्लस पी वाई वाई इक्वल टू एम।
ठीक है। तो ये क्या है, मार्शलियन डिमांड कर्व को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमाइज यूटिलिटी एक्स एंड वाई एंड सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये जो है मार्शलियन डिमांड फंक्शन वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया है कि जो मार्शलियन डिमांड कर्व है वो कहाँ से डिराइव होता है, कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से ये आता है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि हाउ मच ऑफ ईच गुड ए रैशनल कंज्यूमर विल बाय एट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड इनकम, कि कितना जो है एक रैशनल कंज्यूमर हर एक कॉम्बिनेशन प्राइस एंड इनकम पे खरीदेगा, ये जो है मार्शलियन जो डिमांड कर्व है ये हमें बताता है, ठीक है। ओके, मार्शलियन डिमांड फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली जो है क्या करता है कि मनी इनकम को कांस्टेंट रखता है, भले ही प्राइस चेंज हो, ठीक है। प्राइस चेंज पे भी मनी डिमांड को क्या, मनी इनकम को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। मींस कि जब प्राइस चेंज होगा तो टू थिंग हैपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। सॉरी, कि मतलब मार्शल डिमांड जो फंक्शन है वो कहता है कि प्राइस को वो कांस्टेंट रखता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि दो चीजें तो जरूर एक साथ होंगी ही होंगी प्राइस चेंज होने पे, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा और दूसरा इनकम इफेक्ट आएगा। कैसे, तो भाई अगर जब प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की इनकम तो सेम ही रहती है ना, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी रियल इनकम तो बदल जाती है, ठीक है। तो अगर प्राइस चेंज होगा तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, शिफ्ट करोगे किस पे, रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड चेंज, मतलब आप किस पे करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूशन गुड पे जाओगे, ठीक है, जो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि पहला चेंज तो आएगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि आप जो है शिफ्ट करोगे, ठीक है। दूसरा जो है आपके प्राइस चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी रियल परचेजिंग पावर तो सेम ही रहती है। प्राइस बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने के कारण आप जो क्वांटिटी है वो तो वो पहले जितना ले आ रहे थे शायद उससे भी कम ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो इफेक्ट पड़ा किससे, प्राइस चेंज होने से, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, ठीक है। और मार्शलियन डिमांड कर्व क्या करता है ना, इन दोनों ही इफेक्ट को कैप्चर करता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं समटाइम अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। क्योंकि ये जो है कंपनसेट नहीं करता है कंज्यूमर को उसके रियल इनकम चेंज होने पे, जो कि प्राइस चेंज होने के कारण ही कंज्यूमर का जो है रियल इनकम चेंज हुआ है, पर मार्शलियन डिमांड कर्व उसको इस चीज के लिए कंपनसेट नहीं करता है, ठीक है। वो बताता है वही जो रियल मार्केट में घटित हो रहा है, ठीक है। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन हमने देख लिया, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जब प्राइस चेंज होता है कंज्यूमर की इनकम सेम रहती है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता उसको, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी रियल इनकम तो बदल जाती है। और इसीलिए इसमें दो इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रिलेटिव प्राइस चेंज होता है, इनकम इफेक्ट मतलब रियल इनकम चेंज हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट दोनों को मिला के मार्शलियन डिमांड कहते हैं हम, ठीक है। ओके, और मार्शलियन डिमांड फंक्शन हमने देख लिया कैसे रिप्रेजेंट होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी एक्स वाई के सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स गुड, फिर प्राइस ऑफ गुड एक्स प्लस पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई इक्वल टू एम, जहां पे मार्शलियन डिमांड फंक्शन में हम मनी इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। ओके, बजट लाइन इसमें क्या होती है, रोटेट होती है न्यू इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, चलो देखते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन। हिक्सियन डिमांड फंक्शन क्या होता है, द कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ये क्या है, कंपनसेटेड है, ये क्या है, अनकंपनसेटेड है। ये जो है मार्शलियन डिमांड कर्व ये नहीं कंपनसेट करता है कंज्यूमर को उसके रियल इनकम के चेंज होने के लिए, ठीक है। पर ये क्या है, हिक्सियन डिमांड कर्व जो है कंपनसेटेड डिमांड कर्व है, जो कि डिराइव होता है एक्सपेंडिचर के मिनिमाइजेशन पे एट कांस्टेंट यूटिलिटी। आपकी कांस्टेंट यूटिलिटी पे एक्सपेंडिचर के मिनिमाइजेशन से जो है कंपनसेटेड डिमांड कर्व हिक्सियन की आती है, जो कि पूरी जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे ही मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो है आइसोलेटेड द प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओनली, ओके, क्योंकि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही जो है हिक्सियन डिमांड कर्व दिखाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इस हिक्सियन डिमांड कर्व जो है डेवलप किया गया था जॉन हिक्स द्वारा, इज अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट आंसर अ डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब कि जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन है वो क्या है, यह एक रियल वर्ल्ड नहीं बल्कि थ्योरेटिकल टूल है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर
कंज्यूमर को कंपनसेट किया जाता है ताकि उसकी यूटिलिटी सेम रहे, ठीक है। यूटिलिटी सेम रहे मींस यानी कि उसकी हैप्पीनेस लेवल सेम रहेगा, इनकम जो है उसको आर्टिफिशियली एडजस्ट किया जाता है हिक्सियन डिमांड फंक्शन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लिए कि क्या कह रहा है कि डेवलप्ड बाय जॉन हिक्स is a theoretical construct that answer a different question: how would a consumer purchase change if price change but we simultaneously compensate them enough to keep their utility exactly the same। उनकी यूटिलिटी को सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें प्राइस चेंज होने के बावजूद भी कंपनसेट करते हैं, ठीक है। ओके, बाय होल्डिंग यूटिलिटी कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ इनकम। इनकम यूटिलिटी जो है हम कांस्टेंट रखते हैं इनकम के बजाय भी, ठीक है। द हिक्सियन डिमांड कर्व जो है एक आइसोलेट्स द प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्सियन डिमांड कर्व जो है प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही बताता है। द टेंडेंसी टू सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम गुड दैट हैज बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रियल इनकम चेंज। जो भी क्या कह रहा है कि टेंडेंसी टू सब्स्टिट्यूट अवे, हम किसी इसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए गुड को जो कि रिलेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है, और उस चीज को किस बेसिस पे करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रियल इनकम चेंज, ठीक है। हिक्सियन डिमांड कर्व जो है वो ऑलवेज स्लोप क्या शो करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक। डाउनवर्ड स्लोप शो करता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप शो करता है हिक्सियन डिमांड फंक्शन, वो इसका कारण ये है कि इनकम इफेक्ट को इसमें हटा दिया जाता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचा रहता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है कि प्राइस के डिक्रीज होने पे इसका क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, ठीक है। इसलिए हिक्सियन डिमांड हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इनकम इफेक्ट रिमूव कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ रहता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या शो करता है, प्राइस डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, इसलिए हिक्सियन जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये कभी भी अपवर्ड स्लोप नहीं शो करता है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता अब और कुछ है इसमें। हिक्सियन डिमांड कर्व इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इन मार्केट बिकॉज वी कैन नॉट लिटरली कंपनसेट कंज्यूमर इन रियल टाइम, बट इट इज एसेंशियल फॉर वेलफेयर एनालिसिस एंड डिकम्पोजिंग प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है ये कि हिक्सियन डिमांड कर्व हमने बताया है कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ना कि ये कोई रियल वर्ल्ड फिनोमिना। रियल टाइम में हम बहुत मुश्किल है कि हम कंपनसेट कर पाए कंज्यूमर को, पर ये जरूरी है वेलफेयर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और प्राइस इफेक्ट को दबाकर हम वेलफेयर एनालिसिस करने के लिए जो हिक्सियन जो डिमांड कर्व है ये नेसेसरी है, ठीक है। ओके, अगर हम सिंपल इसको रिप्रेजेंट करें फंक्शन में तो कैसे हिक्सियन डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि हिक्सियन जो डिमांड फंक्शन है वो कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करने पे। तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे एक्सपेंडिचर, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, ठीक है। सब्जेक्ट टू किसके, सब्जेक्ट टू यूटिलिटी के हम कर रहे थे। अच्छा, याद रखना हमने ऊपर किस पे सब्जेक्ट टू लिया, बजट कंस्ट्रेंट पे, और यहाँ पे यूटिलिटी ले रहे हैं, ठीक। ओके, इसे कहते हैं कंपनसेटेड और उसे कहते हैं अनकंपनसेटेड। तो अगर हम बात करें मार्शल और हिक्सियन में क्या डिफरेंस है, तो मार्शल जो था वो मार्शल एंड हिक्स डिमांड कर्व में क्या, या डिमांड कर्व कह लो या फंक्शन कह लो, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मार्शल जो है वो रियल वर्ल्ड में देखता है, और ये जो है एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है। पहला तो हम लोग देख लिए, फिनोमिना क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इनकम जो है मार्शल में ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। और बट रियल इनकम जो है ये चेंज होती है, इसमें रियल इनकम इसमें चेंज होती है। इसमें क्या होता है इनकम के साथ, इसमें जो है एडजस्ट की जाती है आर्टिफिशियली। हमने देखा ना कि एडजस्ट करते हैं हम इनकम जिससे कि कंज्यूमर की यूटिलिटी सेम रहे, ठीक। ओके, एडजस्टेड या कंपनसेटेड कह सकते हो। मार्शल में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मार्शल में इफेक्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का और इनकम का। इसमें क्या इफेक्ट देखते हैं, इसमें हम हिक्स में देखते हैं इफेक्ट ओनली सब्स्टिट्यूशन का। आइसोलेटेड स्टडी करते हैं ना हम सब्स्टिट्यूशन की हिक्स में, ठीक है। तो इसे याद रखना। ओके, बेसिस क्या है मार्शल का बेसिस है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना। तो याद रखना जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं ना अपना एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचते हैं माइक्रो के, तो हम जब भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन देने के लिए करें तो किस पे, मार्शल डिमांड फंक्शन लगाएंगे। और वही हिक्स किस पे लगाएंगे, अगर एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करने की बात करें तो, ठीक है, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम कर्व की बात करें तो जो मार्शल है वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। और जो हिग्स का जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक। हमने देख लिया हिग्स का क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है।